देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विपिन जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ट्रेन की हॉर्न सुनते ही मैं प्लेटफॉर्म की सीट से उठकर ट्रेन को देखने लगा। देखते देखते ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। ट्रेन के लगते ही मैं अपना बैग लेकर ट्रेन में चढ़ा तो ट्रेन में मुसाफिरों की संख्या लगभग ठीक ठाक ही थी। ट्रेन में चढ़ते ही मैं एक सीट पकड़कर बैठ गया और ट्रेन के खुलने का इंतज़ार करने लगा। दरअसल मेरा नाम विपिन है। मैं शहर के एक बैंक में काम करता हूँ। कुछ दिनों से काम का टेंशन इतना था कि काम करते करते मेरा मन काफ़ी बोर सा हो गया था, जिस कारण कल ही मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी बोरियत दूर करके आया जाए। जिस कारण मैं अपने एक दोस्त कुंदन के पास कुछ दिनों के लिए उसके गांव जा रहा हूँ। इससे पहले मैं एक बार ही उसके गांव गया था, वो भी काफ़ी सालों पहले। जिसके बाद कुंदन से मेरी बात एक दो बार फ़ोन पर हुई थी, मगर कुछ सालों से जब मैं उससे कॉल करता हूँ तो उसका कॉल एक अनजान औरत उठाती है और कुंदन के बारे में पूछने पर बोलती है रॉन्ग नंबर। कुंदन के घर जाने का मैं एक और मकसद ये भी था कि कुंदन का हाल समाचार पूछना। काफ़ी दिनों से बात ना होने के कारण मैं काफ़ी चिंता में था कि कुंदन ठीक तो है। खैर, ट्रेन में बैठने के 5 मिनट बाद ही ट्रेन भी खुल गई। ट्रेन के खुलते ही मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था दोपहर के 1 बजे का। ऊपर से भीषण गर्मी। ट्रेन खुलने से खिड़कियों से हल्की हल्की हवाएं आ रही थी, तो इस गर्मी में हल्की राहत दे रही थी। अगर ट्रेन अपनी निर्धारित समय पर चलेगी तो मैं ठीक रात के 7:30 बजे मीरपुर गांव के स्टेशन पर उतर जाऊंगा और वहां से रिक्शा करके कुंदन के घर चला जाऊंगा। मीरपुर स्टेशन से कुंदन का घर लगभग रिक्शे से 1 घंटे की दूरी पर है, तो मैं 8:30 बजे तक कुंदन के घर पहुंच जाऊंगा। और ठीक 7:30 बजे मीरपुर गांव के स्टेशन पर उतरा। उतरते ही मैंने जब अपनी निगाहें इधर उधर दौड़ाईं तो उस स्टेशन पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। और तो और ट्रेन से उतरने वाला इस स्टेशन पर मैं अकेला ही था। ट्रेन से उतरते ही मैंने अपने मन ही मन में कहा, कुंदन के घर पहुंचने से पहले अगर एक कप चाय पी लेता तो सारी थकान दूर हो जाती। ये बोलकर मैं अपनी निगाहें इधर उधर चाय की दुकान की तलाश में दौड़ाने लगा। स्टेशन भी काफ़ी खुला खुला सा था, तो स्टेशन के बाहर देखने पर मुझे एक छोटा सा दुकान दिखाई पड़ा। उस दुकान को देखकर मैं खुश हुआ, क्योंकि इस वीरान जगह में मुझे दुकान तो देखने को मिला। स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता टिकट काउंटर के बगल से होकर जाता था, तो मैं स्टेशन से बाहर निकलने के लिए टिकट काउंटर की तरफ बढ़ने लगा। टिकट काउंटर के करीब पहुंचकर मैंने देखा कि टिकट काउंटर के अंदर एक काफ़ी उम्रदराज आदमी बैठा हुआ है, जिसकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी सी हैं। एकटक मुझे देखे जा रहा था वो आदमी काफ़ी पतला दुबला सा था, मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक कंकाल हो। उस आदमी को देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वो आदमी एकटक मुझे घूरे जा रहा था, वो भी बिना पलके गिराए। खैर, इन सब बातों में ध्यान ना देकर मैं चलता हुआ उस छोटे से दुकान पर पहुंचा। उस दुकान पर पहुंचकर मैंने देखा कि उस दुकान का दुकानदार एक काफ़ी बुजुर्ग आदमी है। दुकान पर पहुंचते ही मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, चाचा एक कप चाय मिलेगा? इस पर उस आदमी ने कहा, हाँ बाबू साहब, मैं चाय पिलाता हूँ। इतना बोलकर उस आदमी ने एक मिट्टी के प्याले में चाय डाला और वो चाय मुझे पीने को दिया। जिसके बाद मैंने जैसे ही गर्म चाय की प्याली अपने होठों से लगाया, वैसे ही एक बार ज़ोरदार बादल गरजा और बादल गरजने के साथ ही साथ काफ़ी तेज बारिश और हवाएं शुरू हो गई। और ऐसा हो भी क्यों ना, सुबह से इतनी तेज गर्मी पड़ी हुई थी कि शाम के वक्त बारिश होना ही था। बारिश के शुरू होते ही चाय वाले ने मुझे दुकान के अंदर आने को कहा। मैं भी उसके दुकान के अंदर जाकर बैठ गया।
बारिश काफ़ी तेज बरसे जा रही थी। ऊपर से टीन के शेड के ऊपर पड़ रही बारिश की बूंदें काफ़ी तेज आवाज़ कर रही थी। चाय पीते पीते मैंने उस बुजुर्ग चाचा से पूछा, अच्छा चाचा, मीरपुर गांव जाने के लिए यहाँ से रिक्शा मिलेगी? इस पर उस चाचा ने कहा, बाबू साहब, रात काफ़ी हो गई है और ऊपर से ये गांव का इलाका है, साथ ही बारिश भी हो रही है। रिक्शा मिलना तो काफ़ी मुश्किल है। आप एक काम करिए, थोड़ी देर यहाँ पर इंतज़ार करके देखिए, हो सकता है कोई रिक्शा मिल जाए। इतना बोलने के बाद उस आदमी ने वापस से मुझसे पूछा, अच्छा बाबू साहब, आप मीरपुर गांव क्यों जा रहे हैं? जिसके बाद मैंने सारी बात उस आदमी को बताई। मेरी सारी बात सुनने के बाद कुछ देर तक तो वो आदमी चुप सा था, फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, बाबू साहब, आपको पता है मीरपुर गांव में आजकल क्या हो रहा है? उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैंने जवाब दिया, नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो काफ़ी सालों के बाद यहाँ आ रहा हूँ। मुझसे ये जवाब सुनकर उस आदमी ने बताना शुरू किया, आज से 1 साल पहले की बात है। उस समय मीरपुर गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उस औरत के काफ़ी झाड़ फूँक करना आता था। मैं भी उसके पास एक बार गया था झाड़ फूँक कराने। गांव वाले भी अक्सर उस औरत के पास जाया करते थे, लेकिन कुछ समय बाद गांव के लोग एक एक करके गायब होने लगे। आदमी ही नहीं बल्कि औरतें, बच्चे सभी एक एक करके गायब होने लगे। और कुछ दिनों बाद किसी की लाश नाले में मिलती तो किसी की लाश पेड़ पर टंगी हुई मिलती, जिससे गांव वाले काफ़ी डरने लगे थे। ऐसे ही एक दिन गांव के काफ़ी बड़े ज़मींदार का बेटा भी गायब हो गया, जिससे सारे गांव में हड़कंप सा मच गया। सभी लोग ज़मींदार के बेटे को खोजने लगे। खोजते खोजते ज़मींदार को कहीं से पता चला कि वो बूढ़ी औरत जो झाड़ फूँक करती है, उसने ज़मींदार के बेटे को गायब किया है। और तो और गांव में हो रहे मौतों का खेल वही बूढ़ी औरत करा रही है अपने काले जादू से ज़मींदार के साथ साथ। ये बात सुनकर गांव वाले भी काफ़ी बौखला गए। इसके बाद सभी ने मिलकर तय किया कि आज रात छुप छुपाकर सभी लोग धीरे धीरे उस बूढ़ी औरत के घर जाएंगे। रात को बूढ़ी औरत क्या करती है ये पता करेंगे। और वैसा ही हुआ। रात होने के बाद सभी लोग छुप छुपाकर उस बूढ़ी औरत के घर के पास गए तो बूढ़ी औरत के घर के पास पहुंचकर सभी ने जो देखा वो देखकर सभी एकदम से चौंक गए, क्योंकि वो बूढ़ी औरत बाहर बैठकर हवन कर रही थी और उसके सामने ज़मींदार का बेटा बेहोश लेटा हुआ था। उस औरत ने ज़मींदार के बेटे के शरीर में पूरी तरह से लाल रंग लगा रखा था और वो औरत किसी भगवान की नहीं बल्कि शैतान की पूजा कर रही थी। देखने से सभी को साफ साफ पता चल गया कि औरत शैतान की पूजा करके इंसानों की बलि देती है। जिसके बाद गांव वाले काफ़ी क्रोधित हो गए और सभी ने मिलकर उस औरत पर हमला बोल दिया। इसके बाद सभी जमींदार के बेटे को लेकर घर आ गए। जिसके बाद 2 दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, मगर 2 दिन बाद गांव में शुरू हुआ आत्मा का कहर। वही बूढ़ी औरत आत्मा बनकर सभी लोगों को मारने लगी। पहले पहले तो बूढ़ी औरत की आत्मा ने उन लोगों को मारा जो उस रात उसे मारने आए थे। उन लोगों को मारने के बाद वो एकाएक गांव के सभी लोगों को मार रही है। बुजुर्ग चाचा की बात खत्म होते ही मैं चिंता में पड़ गया। मैं बुजुर्ग चाचा की बात पर विश्वास करूं या नहीं कि तभी मुझे रिक्शे की हॉर्न सुनाई पड़ी। रिक्शे की हॉर्न सुनाई पड़ते ही मैंने जब अपनी निगाहें उस हॉर्न की ओर घुमाई तो मैं एकदम से चौंक गया और मेरा सर एकदम से घूरने लगा। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस यहाँ तक ही। आगे मेरे साथ क्या होने वाला है और मैंने वहाँ किसे देखा, ये जानने के लिए देखें इस कहानी का दूसरा भाग कल रात ठीक 8:45 पर सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे इस कहानी के दूसरे भाग में।